हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले मैं आपको रैखिक समीकरण बता दूं क्या होता है। जिस समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण होता है। जैसे भाई हमने ले लिया 2x + 5 = 0। y ले लो, मान लो मैंने ले लिया 3y - 11 = 0। इसमें घात 1 है, ये रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें एक ही चर आया है x। ये भी रैखिक समीकरण है, इसमें भी एक ही चर आया है y। जिसमें दो चर आएंगे, x भी आएगा और y भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ x + y = 5, वो हमारा हो जाएगा दो चर वाला और रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है रैखिक समीकरण हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारी जो घात है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 1 है। एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल अपनी क्लास का उठा लेते हैं। 9वीं के पेपर हुए अभी हमारे, हुए हैं ना, 10वीं में हो ना तुम, तो अपने प्रियांशु के मान लो आगे x नंबर, ध्यान देना मेरी बात पे, मैथ में प्रियांशु के x नंबर आगे और भैया हिमांशु के आगे y नंबर मैथ में। और मैंने ये कह दिया कि प्रियांशु और हिमांशु के नंबरों का जोड़ कितना है, 200 तो ज़्यादा हो जाएगा, 200 नंबर का तो सारा ही है, 170 है। 100 नंबर का पेपर था, 100 में से कुछ नंबर प्रियांशु के आए, 100 में से कुछ नंबर हिमांशु के आए, और मैंने ये आपको बता दिया कि प्रियांशु और हिमांशु के नंबरों का जोड़ 170 है, यानी कि x + y 170 है। ये जो एक्सप्रेशन है ये समीकरण है, ये समीकरण है, इक्वेशन है। इक्वेशन में देखो बराबरी होती है, तो x का और y का जोड़ 170 के बराबर हो गया। बराबरी जहाँ आ गई, इक्वालिटी जहाँ आ गई, वो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं समीकरण, क्योंकि इसमें x का भी इस्तेमाल हो रहा है, y का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दो चरों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारा हो गया दो चर का एक समीकरण। हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मीन्स होता है बेटा जोड़ा, यानी कि पेयर, यानी कि दो, है ना। जूतों का जोड़ा होता है, ठीक है, सॉक्स का भी पेयर होता है, जोड़ा होता है, जुराबों का भी। समझ आ रही है बात। तो यहाँ हमें एक समीकरण नहीं पढ़ना, हमें दो पढ़ने हैं, उसको हम बाद में देखते हैं। अब तुम एक बात बताओ, प्रियांशु और हिमांशु के नंबरों का जोड़ 170 है। अब क्या कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि प्रियांशु के कितने नंबर और हिमांशु के कितने? देखो ने एकदम 85 कैसे मैंने कही है, दोनों के बराबर हैं। 100 और 70 भी तो हो सके हैं। बैठ एक बार, ये बात पता है, तुम्हारी गलती नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन में कराते हैं ना, बच्चे बिड़ते हुए कह देंगे जी बराबर बराबर 85। ऐसे मैंने कहा कि भी दोनों के बराबर है, नहीं कहा ना। फिर अब क्या तुम, अब ध्यान से सुना मेरी बात, अब क्या तुम बिना किसी और मदद के एग्जैक्ट ये बता सकते हो कि प्रियांशु के कितने नंबर है मैथ में, हिमांशु के कितने हैं? कोई और क्लू मिले बिना? नहीं ना, नहीं बता सकते। हमें कम से कम एक बच्चे के नंबर तो पता होने चाहिए। अगर मैं कह दूं भाई प्रियांशु के 90 हैं, हिमांशु के 80 है, लेकिन एक क्लू तो चाहिए, एक हिंट तो चाहिए, एक इशारा तो चाहिए। उसके बिना हम दो चीज़ों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो वो जो दूसरा इशारा हमें चाहिए, दूसरा हिंट जो हमें चाहिए, वो दूसरा समीकरण होगा। चाहे तो मैं ऐसे कह दूं कि x = 90, तो ये भी एक समीकरण बन गया। x का मान इसमें वापस रख देंगे तो y का आ जाएगा। अदरवाइज एक और शर्त फिर हमें लेनी पड़ेगी। मान लो मैं कह दूं कि दोनों के नंबरों का अंतर 40 है, दोनों के नंबरों का अंतर 40 है, तो ये हमारे पास दो समीकरणों का युग्म आ जाएगा, जोड़ा आ जाएगा, पेयर आ जाएगा। ध्यान से समझना, x + y 170 है, x - y हमारा 40 है, और अब इन दोनों कंडीशन से हमने x और y की वैल्यू निकालनी होगी। ये हमने इस पूरे चैप्टर में सीखना है। उसके लिए बेसिकली तो 3 मेथड है अलजेब्रा के, तो लेकिन चौथा मेथड भी अभी प्रियांशु ने भी बताई जी, ग्राफिकल।
ग्राफ का भी मेथड है। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो तो केवल ग्राफ पे आपकी आधारित है। अब मैं इसी का ग्राफ आपको बना के दिखाती हूँ, फिर हम उस ग्राफ से देखेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल रहा है या नहीं। नहीं तो हमें तुक्का लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना भाई, नहीं तो हमें तुक्का लगाना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे खींचो बताओ भाई जल्दी से मेरे को, मैं रब कर रही हूँ इतने। अरे पहला समीकरण है x जमा वाई बराबर 170, तो इसका ग्राफ कैसे खींचूं? x एक्सिस और y एक्सिस डायरेक्ट ले लूं। ये तो चलो मैंने y एक्सिस ले लिया, ये मैंने x एक्सिस ले लिया, ये माइनस का, ये y प्लस का, ये y माइनस का, 0। ये तो एक्सिस तो ले लिए, फिर ग्राफ x और y की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हम समीकरण लेते हैं x जमा वाई बराबर है 170। ये सारा दिख रहा होगा ना, समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम x और y की वैल्यू रखेंगे। मैं फटाफट रफली बता देती हूँ, हम ये 9वीं में करते आए हैं। जब मैं y को दे देती हूँ वैल्यू, मान लो y को 30 दे देते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी ले लेते हैं, y को 30 दूंगी तो कितना बनेगा, ध्यान देना भाई अंकित अमित। x जमा 30 बराबर है 170, x बराबर है 170 घटा 30 और x की वैल्यू आ जाएगी 140। y को वैल्यू दे दूँ 50, तो ये बनेगा x जमा 50 बराबर है 170, शाबाश, और x की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं y को 100 वैल्यू दे दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 70। यहाँ हमने 10-10 लेके चलना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 160 है, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लिख लेंगे। x 140 है, गिन लो फटाफट, 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 है, 60, 70, 80, 90, ये 100 है, 10, 20, 30, 40, 50, ये 150 है, तो ये 140 है। ठीक कर रही हूँ भाई, x 140 है तो y कितना है, 30 है। 10, ये 20 और ये 30, ये तो 30 हो गया, और ये 140, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। कर रखा है 9वीं में, 9th में कर रखा है, याद आ रहा होगा। 120 और 50, ये 140 है, ये 100 कुछ, ये 130 था, ये 120 है, और ये भैया 50 है, तो ये बेटा 40 हो गया, ये 50 हो गया। 50 की सीध ले लो और 120 की सीध ले लो, और जहाँ ये मिले वो हमारा एक और पॉइंट हो जाता है। क्लियर। तीसरा है 70 और 100, 90, 80, ये तो 70 हो गया, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये यहाँ मिल गया। इन तीनों को मिला के हमारी एक लाइन बन जाती है, जो कि हमारे पहले समीकरण का ग्राफ है, पहले समीकरण का सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ये ग्राफिकल मेथड बता रही हूँ मैं। समीकरण समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं, दूसरा समीकरण उठा लो। x + y = 40, ये डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस, तो y को 0 ले लो, डायरेक्ट कर दूं तो x कितना आ जाएगा, 40। अभी हम इसको समझ रहे हैं, बस पिछला ही है ये सारा। y को 10 ले लो, नहीं उधर जाएगा ना, x घटा 10 बराबर है 40, x बराबर है 40 जमा 10, यानी कितना आ गया, 50 आ गया। y को 20 ले लो तो x 60 आ गया। चलूँ आगे, x 40 तो y 0, x 50 तो y 10, कोई दिक्कत हो ना तुरंत बोल देना। x 60 तो y 20, इस तरह से ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। एक का मतलब काटने, हाँ, एक में से दोनों काटने हैं, यही तो चीज़ सीखने की है ना, तभी तो हमें सॉल्यूशन पता। हाँ बता, जहाँ पर ये काटेंगे वो हमारा आंसर, साक्षी ध्यान दे, वो हमारा आंसर होगा। ये यहाँ काट रहा है। अब थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मेरा ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है। जब आप इसको ग्राफ कॉपी पे बनाओगे, मैं उत्तर वैसे बता देती हूँ आपको, 2x बराबर है 210, ये गलत हो गया वैसे सवाल, है ना, 210 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 आ गई। 105 नंबर तो आ नहीं सकते, तो इसको 50 कर लो, नहीं 50 नहीं, कम करो, हाँ 30 कर लो, 30 कर लो,
30 कर लो इसको, 30 करने से फिर फ़र्क आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा जल्दी से देखो, y 0 है तो x 30 है, y 10 है तो x 40 है, और y 20 है तो x 50 है। अब ये ग्राफ हमारा थोड़ा सा यहाँ से, ये हमने तो रैंडमली उठाया था ना क्वेश्चन, मैंने भी ध्यान नहीं दिया उत्तर क्या आएगा। 0 से 30 पे, और भाई x 40 है तो y 10 है, और x 50 है तो y 20 है। तो ये तुम्हारा ग्राफ जाएगा। अब इसका जो उत्तर आना है ना, मैं तो मेथड लगा के बता रही हूँ, इसका उत्तर आएगा x की वैल्यू आएगी 100 और y की वैल्यू आएगी 70। तो ये 100 पे काटेगा यहाँ जाके, ये कटेगा यहाँ। थोड़ा सा ग्राफ में हमारे में दिक्कत है, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, यहाँ है ये मान के चलो 100 पे काटता हुआ चलेगा ऐसे, ठीक है। जब आप इसको ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो 50 और ये 60, 10 20 30 40 50 60 और ये 70, और ये यहाँ से काट रहा है। ध्यान देना भाई, ये कितने पे काट रहा है 100 पे, और ये कितने पे जा रहा है 70 पे। तो ये पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 100 और 70। क्या निर्देशांक हो जाएंगे 100 और 70। 100 और 70 का मतलब है x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 70 है, यानी कि प्रियांशु के 100 नंबर हैं, हिमांशु के 70 नंबर हैं। इससे अब क्या सीखा हमने कि हमारे पास 2 समीकरण थे, हमने पहले समीकरण का ग्राफ भी वहीं पे बनाया, ध्यान से सुन लो, दूसरे समीकरण का ग्राफ भी वहीं पे बनाया। दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर काटेंगे वो उनका कॉमन पॉइंट होगा, साझा पॉइंट होगा, वो उनका सॉल्यूशन होगा। भाई खेत हैं, 2 भाइयों के खेत हैं, तो जो दीवार है बीच में वो साझी तो होगी दोनों की। कई बार 2 मकान इकट्ठे हैं, तो जहाँ वो दीवार मिल रही है, अब ये अपना कमरा है, ये 9th क्लास का कमरा है, तो ये दीवार तो कॉमन है ना, कॉमन जो दोनों की है। तो ये ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी है, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है कि x की वैल्यू 100 आएगी, y की वैल्यू 70 आएगी। कौन सा मेथड बताया ये मैंने आपको, ग्राफिकल। लेकिन केवल एक ग्राफिकल मेथड नहीं है समीकरण को हल करने के लिए, ये तो बस शुरुआत है। आगे हम 3 एल्जेब्रिक मेथड और सीखेंगे जिनसे हम इन समीकरणों का हल करेंगे। अब यहाँ बीच में एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो समीकरण हमने यहाँ लिखा है, इधर ले लेते हैं, ये जो समीकरण हमने यहाँ लिखा है इसकी एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म और ले दूँ मैं जल्दी से। क्या था समीकरण, x जमा y बराबर है 170। 170 को उठा के यहाँ ले आओ, x जमा y घटा 170 बराबर है क्या बच गया 0। अगर किसी बच्चे को याद हो 9वीं में चौथा चैप्टर था समीकरण के लिए, क्या फॉर्म होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो तो समीकरण की, ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। शाबाश, ax जमा by जमा c बराबर है 0। किसी भी 2 चर वाले समीकरण की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होएगी। x के आगे जो आएगा वो x का कोफिशिएंट होएगा a, y के साथ जो होएगा वो y का कोफिशिएंट होएगा b, जिसमें ना x होता है ना y, वो कांस्टेंट या स्थिरांक कहलाता है, जिसे हम C से लिखते हैं -170। इनकी अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस चैप्टर की खासियत है 1-1 नंबर के 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसमें 1 मार्क के, उनमें अगर आपको ये ABC छांटना नहीं आएगा तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर सुन लो ध्यान से, किसी भी रैखिक समीकरण को सारे को एक तरफ ले आओ, ले आए, x भी इधर y भी इधर स्थिरांक भी इधर, तो राइट साइड में क्या बच गया 0 बच गया, राइट साइड में 0 बच गया। जब इससे तुलना करोगे तो जो x के आगे है वो x का कोफिशिएंट है 1, जो y के आगे है, कोफिशिएंट तो आते होंगे मुस्कान, y के आगे है वो y का कोफिशिएंट हो गया भैया 1, और जिसमें ना x है ना y है वो c हो जाता है। तो इस तरह से हम ABC छांट सकते हैं। 2 बातें बताई हैं मैंने अभी तक। 2 चर वाले रैखिक समीकरण समझ आ गया। 2 चर का मतलब है कि हमें 2 कंडीशन दे रखी हैं, 2 बच्चों के नंबर हैं, 2 बच्चों की हाइट है, 2 देशों की तुलना हो रही है, 2 मैचों की तुलना, मतलब 2 चीज़ हैं उसमें। अब 2 चीज़ों का मान निकालना है तो 2 ही शर्त चाहिए नितेश,
भाई हमने प्रियांशु और इसके हिमांशु के नंबरों के जोड़ से नहीं पता लग रहा था कितने मार्क्स हैं इनके, लेकिन जैसे ही हमें उनकी घटा पता लगी तो हमने ट्राई किया और हमें आइडिया आ गया। हम तुक्का भी लगा सकते थे इसमें, भाई हमें मेथड नहीं पता तो। लेकिन 2 कंडीशन होनी चाहिए, इसका मतलब 2 समीकरण बनेंगे, उन दोनों समीकरणों का कोई हल निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 40 कर दिया था, उत्तर नहीं आ रहा था, 105 नंबर आ रहे थे। 105 नंबर 100 में से थोड़ी आ जाएंगे, तो वो गलत हो रहा था हमारा। तो कई बार इनका उत्तर निकल भी सकता है, कई बार इनका आंसर नहीं भी निकलेगा, और कई बार इनके बहुत सारे आंसर भी आ जाएंगे। तो वो सारी चीज़ अब हम देखेंगे। ये ग्राफ बता दिया, ये मैंने ABC छांटना बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब एग्जाम्पल कराने से पहले एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जब हमें 2 समीकरण दिए गए होंगे, है ना, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण लिखा था A1x जमा B1y जमा C1 बराबर 0, ये तो एक समीकरण बनेगा। A1 क्यों लगाया? क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी। हम पहले चैप्टर का नाम पढ़ चुके हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। अब मैं आपको इसका ग्राफिकल मेथड बता चुकी हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो दोनों ग्राफ काट देंगे एक दूसरे को। 3 तरह के ग्राफ बनेंगे। अभी हम तीनों फटाफट पहले देखते हैं, फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान देना है भाई सबने। पहला ग्राफ तो अभी अभी हमने देखा कि जब हम ग्राफ खींचेंगे, ये मैंने x से पॉजिटिव ले दिया, बाकी चारों तरफ कहीं भी ग्राफ बन सकता है, ज़रूरी नहीं इस खाने में इस क्वाड्रेंट में ग्राफ बने। तो इस तरह का ग्राफ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इंग्लिश में बोलते हैं, है भी प्रियांशु, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को काट रही हैं। तो उस तरह के समीकरण का केवल और केवल एक अद्वितीय, ये कल परसों 8वीं वाले आ रहे थे मेरे पास समझने जी अद्वितीय का क्या मतलब है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल और केवल एक। दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा हमारा? ऐसा भी हो सकता है कि जब हम दोनों रेखाओं को खींचे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर आ जाएं। समानांतर आ गई, कहीं मिलेंगी? देख लो कहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी जाके रितेश। अरे ये दोनों रेल की पटरी हैं, कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना। हाँ, जब कहीं मिलेंगी नहीं तो इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन्हें हम बोलेंगे समांतर रेखाएं, या मैं कह दूं पैरेलल लाइंस इंग्लिश में ना। हाँ, पैरेलल लाइंस कहीं भी नहीं मिलती हैं तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन एट ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि 2 समीकरण ऐसे, किसी ने गलत डाटा दे दिया, अभी हल तो निकल ही नहीं रहा, हल संभव नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि ये पहली लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, दोनों लाइन मिलके एक ही बन गई। समीकरण इस तरह का है, कंडीशन ऐसी है पायल, ध्यान दे, कि पहली लाइन भी वही है, दूसरी लाइन भी वही है, तो सारी पॉइंट इस पे क्या हो गए? सांझे हो गए। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशन होंगे, जिसे हम कहेंगे अनंत हल, अनंत इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और इन रेखाओं को बोलते हैं संपाती रेखाएं, इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ऐसी लाइन जो मिलकर एक हो गई हैं, एक दूसरे पर गिर जाना, संपाती रेखाएं। भाई एक लाइन आप उधर से खींचते ला रहे हो, एक लाइन एक बच्चा इधर से खींचता ला रहा है, आगे आके देखो तो दोनों मिली गई, सेम रेखा बन गई। बात समझ में आ रही है? भाई 2 बच्चों की ड्यूटी लगा दी, एक उधर से खींच रहा है लाइन ऐसे और एक ऐसे, वो एक दूसरे को काट रही हैं तो एक पॉइंट पे मिलेंगी, एक सॉल्यूशन है। 2 लाइन, एक बच्चा इधर से खींच रहा है, इधर से समानांतर हो गई, कोई हल नहीं है। और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर मिल गई तो सारे के सारे पॉइंट्स मिल गए, तो सारे सॉल्यूशन। ये 3 स्थिति आएंगी जिन्हें हम आगे और भी एक्सरसाइज 5-6 एक्सरसाइज उनमें डिस्कस करेंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करने जा रहे हैं। आपकी बुक का बड़ा ही मज़ेदार सा एग्जाम्पल है। अखिला अपने गांव के मेले में जाती है। अखिला एक लड़की है जो मेले में गई है, और वो क्या कहता है कि वो वहाँ पे एक चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला खेलना चाहती है। चरखी माने इंग्लिश में दे रखा है जांट व्हील, बड़ा झूला जिस पे वो झूलेगी, और चरखी वो हुपला अपना हो जाएगा
रिंग डाल के, भाई मेज पे बहुत सारा सामान रखा है, रिंग डाल दो, जिस सामान पे आपका रिंग पड़ गया वो आपका, नहीं पड़ा आपकी बारी ख़त्म हो गई तो सब कुछ खत्म। ठीक है, तो 2 गेम वो खेल रही है, दोनों को यहाँ लिख लेते हैं। पहले तो चरखी, ठीक है ना, चरखी का मतलब मैं यहाँ इंग्लिश में लिख देती हूँ जांट व्हील, यानी झूला झूलेगी। और दूसरा वो हुपला, जिसमें कि वो थ्रो करके चीज़ को पकड़ेगी। वो दोनों गेम उसने खेलने हैं। अब ये क्या कहता है कि जितनी बार हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की। अब मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, ये बिल्कुल फर्स्ट पेज पे है आपका एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट गलत है। इंग्लिश मीडियम के मैथ में आप पढ़ोगे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपने इसको ठीक कर लेना है कि उसने जितनी बार हुपला खेला उससे दुगनी बार चरखी की सवारी की। हुपला, अगर हुपला 5 बार खेला तो चरखी 10 बार सवारी की। हुपले पे वो 2 बार बैठी तो चरखी को उसने, हुपला 2 बार खेला तो चरखी पे वो 4 बार व्हील के ऊपर बैठी है। यानी कि अगर हम इसको, चरखी को x मान लेते हैं, ठीक है, चरखी को अगर हम x मान लेते हैं और हुपला को अगर हम y मान लेते हैं, चरखी पे x बार चक्कर काटे उसने, घूमी, झूला झूला, हुपला पे y बार उसने झूला झूला, तो जो हमारी चरखी है वो उसने डबल ली है हुपला से। ठीक है, तो चरखी हो गई x और हुपला हो गया 2y। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? पहला जो इक्वेशन है वो हमारी क्या बनेगी, माना चरखी पर झूलने की संख्या, माना चरखी पर झूलने की संख्या x, माना हुपला खेलने की संख्या बराबर है y। तो पहली कंडीशन जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ के बताई है कि चरखी जितनी बार झूली है वो हुपला से डबल है, यानी कि x बराबर है 2y है। आप इसको इधर भी ला सकते हो, x माइनस 2y बराबर है 0, लेकिन हम इसको इस रूप में रखेंगे जिससे हमारा ग्राफ आसान हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये क्या कहता है कि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपये, भैया चरखी चलाने के दे रही है वो 3 रुपये, और हुपला के लिए वो दे रही है 4 रुपये। ठीक है, हुपला के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े तो आप कैसे ज्ञात करोगे उसने कितनी बार चरखी की सवारी की, कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसके लिए कुल उसने 20 रुपये खर्च किए। उसकी मम्मी ने कितने दिए हैं, 20 रुपये दिए हैं। 20 रुपये में 3 रुपये चरखी का खर्चा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक और शर्त हमारे पास आ गई है। चरखी एक बार झूल रही है तो 3 रुपये लग रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि वो चरखी x बार झूल रही है तो कितने रुपए लगेंगे, 3x। हुपला एक बार खेलती है तो 4 रुपये लगते हैं, और हुपला y बार खेलती है तो कितने लगेंगे, 4y। ये रुपए लग गए चरखी पे, ये रुपए लग गए हुपला पे, दोनों का जोड़ कितना हो गया, 20 से ज़्यादा वो खर्च कर नहीं सकती। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हमने इसको समीकरण में बदल दिया, समीकरण में इक्वेशन में बदल दिया, और अब हम इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ तो हम अपना एक्सिस सिस्टम ले लेते हैं, x y x डैश y डैश। यहाँ मैं ले लेती हूँ बेटा पहला समीकरण, x बराबर है 2y। आपने इसकी टेबल बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट आपने लेने हैं, 3 पॉइंट से आपका काम चल जाएगा। y को 0 लिया, x हो गया 2 गुणा 0 0, y को 1 लिया, x हो गया 2 एकम 2, और y को 2 लिया तो x हो गया 4। यहाँ पर आपने प्रकार या फुटे की सहायता से बराबर बराबर अंतराल पर, कॉपी में बना लेना चाहिए, ग्राफ की बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ना क्वेश्चन पेपर में आंसर उसमें आपको मिलता है ग्राफ, लेकिन आप नोटबुक पे भी बना सकते हो। तो 0 0 पर बनाना सफाई से, पेंसिल से, पेन से बिल्कुल नहीं। x2 y1, ध्यान देना x2 और y1, तो ये आ गया। फिर x4 और y2, x4 और y2, ये आ गया। इन तीनों को मिला के ये जो मैंने लाइन खींची तो ये समीकरण नंबर 1 का ग्राफ बन गया। अब हमने दूसरा ग्राफ भी उसी के अंदर बनाना है।
दूसरा ग्राफ क्या है, ये ले लो भैया, 3x जमा 4y बराबर है 20। दिख रहा है ना ये सारा। तो यहाँ x लिया और यहाँ y। अब इसमें ना आपने ध्यान करना है कि जो 3 है ना ये तंग करेगा, तो ऐसी वैल्यू लो कि हमें बटा में उत्तर ना लाना पड़े। एक बार तो x को 0 ले लो, x 0 लिया, ये सारा ख़त्म हो गया, तो y 4y बराबर है 20, y कितना आ गया, 5 आ गया। एक बार x को 4 ले लो, 4 4 तिये 12, 12 राइट में जाएगा, 20 में से घटेगा 8, 2 वैल्यू आ जाएगी। इतने में भी आपका काम चल जाएगा। x 0 y 5, 5 यहाँ था नहीं तो अभी हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं, हो गया। x 4 y 2, ध्यान देना है, ये 4 और 2, देखो तुम एक बार ध्यान दो, 4 और 2 यहाँ भी है और 4 और 2 यहाँ भी है, यानी ये हमारा कॉमन पॉइंट है। तो जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ जाएगा दूसरे समीकरण का अद्वितीय हल। कौन सा हल है वो, कहाँ आ रहा है वो हल, वो हल आ रहा है 4 पे और 2 पे। दोनों समीकरण कहाँ मिल रहे हैं, 4 पे और 2 पे, यानी कि x की वैल्यू तो 4 है, y की वैल्यू 2 है। अब x का मतलब क्या लिया था हमने, जितनी बार चरखी पे वो झूली जॉइंट व्हील पे उसने चक्कर काटे वो 4 बार है, और जितनी बार उसने हुपला खेला वो 2 बार है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे, अब भाई चरखी का खर्चा कितना है, 3 रुपये। ये ऐसे नहीं करना है, फेयर नोटबुक में ये सब नहीं करना है। 3 रुपये के हिसाब से हो गए 12 रुपये और 4 रुपये के हिसाब से हो गए 8 रुपये, तो कुल हो गए 20 रुपये। आप इस कंक्लूजन को नीचे लिखोगे, चरखी पर झूली, चरखी पर झूली कितनी बार, 4 बार, और हुपला खेला कितनी बार, 2 बार, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहली पूरी एक्सरसाइज में सभी इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे। अगर वो इंटरसेक्टिंग आता है, एक अद्वितीय हल है, पैरेलल आता है, समानांतर आता है, कोई हल नहीं है, दोनों रेखाएं समपाती हो जाती हैं तो अनंत हल हैं। तो अभी इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन रफ नोटबुक में ट्राई करने हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।